एस्पायरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स देखते हैं। पहले ये कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, बट फोकस रहने वाला है हमारा आज इस पर कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008 से 9 में आया था, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल जियो इकोनॉमी के शिफ्टिंग में, इसके ऑर्डर के चेंज होने में। सबसे पहले देखते हैं ये शब्द जो दिया गया है जियो इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है। तो यूजिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फिनांस एज अ टूल टू गेन जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे कि यूएस को देखो, टैरिफ को यूज करके, सैंक्शन को यूज करके अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की कोशिश करता रहता है वो। तो आज के डिस्कशन में हम बेसिकली समझेंगे कि ये जो क्राइसिस आई थी इस टाइम पे, इसने किस प्रकार से शिफ्ट किया ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रेविटी को वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ। स्पेशली बात कर रहे हैं हम चाइना की। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल क्या है हमारा, एन इंडियन वे फॉर G2। G2 कोई नया कंसेप्ट नहीं है, इसको 2005 के आसपास कॉइन किया गया था। इसका संदर्भ किससे, कोर में क्या है इसके, तो यूएस एंड चाइना दो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो अपने कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से, एग्रीमेंट से, कंपटीशन से, राइवलरी से, किसी भी तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को टर्न करने की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी क्रम में एक इवेंट होता है 2008 से 9 का क्राइसिस, जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। इस टाइम पे यूएस का जो था, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वहाँ पर भारी मात्रा में रिसेशन देखने को मिला। यही वो पीरियड था जब चाइना एक बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज करता है। समझते हैं इन चीज़ों को हम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ पर, इसको हमने नाम दिया है ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ऑफ G2 आता कैसे है, तो 2005 की बात करता है। एक नाम है फ्रेड बर्गस्टन। ये कौन थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। इनकी किताब है यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, पूछ सकता है एग्जाम में। फर्स्ट फैक्ट तो ये हो गया। इन्होंने उस बुक में लिखा था कि G2 उन्होंने नाम दिया था किस लिए, तो यूएस एंड चाइना कुड बी अ कॉकस ऑफ टू दैट कुड टुगेदर वर्क टू इंश्योर सस्टेन रिकवरी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब यूएस का कैपिटल एंड चाइना की जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है, दोनों मिलकर के ग्लोबल ऑर्डर को टर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो टू लीडिंग डोमिनेंट इकोनॉमीज ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट में कौन हो जाएगा यूएस, ईस्ट में चाइना, कुड इन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट जियो इकोनॉमिक कंडोमिनियम दैट वुड हेल्प मैनेज वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो ध्यान रखना कि G2 जो होता है वो कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो शुरुआत होती है ट्रांस एटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस, TAFC, जिसको हम GFC भी कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। अब समझते हैं नोट्स के माध्यम से इस क्राइसिस में हुआ क्या था, इसके फीचर्स क्या थे। देखिए, तो ये स्टार्ट होता है यूएस से, स्प्रेड करता है यूरोप में, धीरे धीरे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली कहाँ पर, ट्रांस एटलांटिक पार्ट में। व्हाट इज ट्रांस एटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर जो है, आई थिंक एस शेप का होता है, उसके कोस्ट के बोथ साइड जो कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है। देखिए स्टार्ट करता है यूएस से, कैसे, वहाँ पर ड्यू टू एजी क्रेडिट, आसान लोन मिल रहा था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो था, जिससे कि हाउसिंग सेक्टर में स्पेशली बूम आ जाता है। लोग करते क्या हैं, तो ज़्यादा मात्रा में लोन लेना स्टार्ट करते हैं, पैसे बोरो करके होम्स को बाई करना शुरू करते हैं। किस होप में, कि हाउसेस के प्राइस जो है धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। बट होता क्या है, अल्टीमेटली प्राइस जो है वो अचानक से गिर जाता है। देखो सिंपल एक कंसेप्ट इकोनॉमी का, डिमांड एंड सप्लाई का। अगर हमारा डिमांड किसी परमानेंट कारण से बढ़ रहा है, जैसे कि मान लो हम कमाना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, हमें अच्छा खासा वेज मिल रहा है, तब तो ठीक है। बट अगर डिमांड लो इंटरेस्ट रेट के कारण इंक्रीज कर रहा है, मतलब अनरिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर है, उससे क्या होगा, प्राइस के इंक्रीज करने का कोई बेस नहीं होगा, उसको अल्टीमेटली डाउन आना ही पड़ेगा। देखो वही यहाँ पर होता है, तो जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है, लोगों ने जो लोन ले रखा था उस पर वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। इस पूरे स्कीम का एक दूसरा पिलर क्या होता है कि वो जो लोन्स दिए गए थे इजी थे, इंटरेस्ट रेट कम था, ठीक है, बट ऐसे लोगों को दिए गए थे जिनका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी वीक है, जो लोन को चुकाने की क्षमता नहीं रखते हैं। अब देखो अब आता है यूरोप का सीन। कैसे, तो इन हाउसिंग स्कीम्स में, जो कि यूएस की स्कीम्स थी, जो यूरोपियन बैंक्स थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। इसी प्रकार से ये जो रिसेशन स्टार्ट होता है यूएस में, वो धीरे धीरे यूरोप एंड डिफरेंट कंट्रीज तक फैल जाता है। इसके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, रिसेशन, जॉब लॉस, ट्रेड में नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो सिस्टम हमारा है बैंक्स का, मार्केट्स का, उसमें पब्लिक ट्रस्ट में कमी आ जाएगी। तो इनका डेवलपिंग कंट्रीज पर देखो असर क्या पड़ता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया एंड चाइना का, तो चूंकि उनका डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी बड़ा है, उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, इससे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन आने से एक्सपोर्ट में कमी आती है,
उसको ये मैनेज कर लेता है। यहीं पर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को वर्ल्ड जो है वो दुनिया एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखना स्टार्ट कर देती है कि इनका सिस्टम कितना अच्छा है, इतना बड़ा क्राइसिस आया तब भी ये स्टेबल है, इनका ग्रोथ रेट मेंटेन्ड है। देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली इसका असर क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ ट्रांस अटलांटिक इकोनॉमीज, ठीक है, इंक्रीज इन चाइना शेयर ऑफ वर्ल्ड। इसको डिस्कस हम अच्छे से करेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेंटली आप जानते हो चाइना एंड यूएस, वो दोनों की जो राइवलरी है, कंपटीशन, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को टर्न करने की क्षमता रखता है। अब देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया है कि चाइना केम टू रेस्क्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी हेल्पिंग बोथ यूएस एंड ईयू बाउंस बैक फ्रॉम 2009 क्राइसिस। यही वो टर्निंग पॉइंट है जब ग्लोबल ग्रेविटी ऑफ इकोनॉमी जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर जाती है। क्या है, चाइना रेस्क्यू के रूप में आता है यूएस के लिए, ईयू के लिए। कैसे, दो तरीकों से। पहला है अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करके, दूसरा है यूएस डॉलर को सपोर्ट करके। समझते हैं इन चीज़ों को। तो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट जब करता है वो, डोमेस्टिक इंफ्रा हो गया, सर्टेन प्रोजेक्ट्स में लगाता है पैसा, उससे क्या होता है, चाइना के भीतर जॉब्स के क्रिएशन बढ़ते हैं, उसके डिमांड बढ़ेगा, उसका अल्टीमेटली डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्टील, सीमेंट, मशीनरी इंक्रीज करेगा, जिससे कि बूस्टेड द इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब चाइना बेसिकली कर क्या रहा था, अपने कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड दो तरफा है। पहला क्या है कि एक जो हमारे सैलरी बढ़ रहा है, हम गुड्स की डिमांड करेंगे, हम बाहर से मंगाते हैं। सेकंड डिमांड कैसी है, जो इंफ्रा मटेरियल लाइक सीमेंट हो गया, स्टील वगैरह है, इसको वो इंपोर्ट कहाँ से करने लगा, यूएस से, यूरोपियन कंट्रीज से। सेकंड क्या कहता है, किस प्रकार से हेल्प करता है, तो यूएस गवर्नमेंट को लोन दे करके, उसके बॉन्ड्स को परचेज करके। इससे क्या होता है, यूएस डॉलर के स्टेबिलिटी में हेल्प मिलती है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, चाइना इमर्ज्ड एज स्टेबलाइजिंग फोर्स व्हेन वेस्टर्न इकोनॉमीज वेयर इन ट्रबल। हमने आई थिंक 24 अक्टूबर को एक आर्टिकल डिस्कस किया था, शिमेरी का चैलेंज। उसमें बताया गया था किस प्रकार से यूएस एंड चाइना जो है उनके रिश्ते फ्लक्चुएटिंग रहे हैं। कभी वो फ्रेंड्स रहते हैं, कभी दुश्मन हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी वो कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं। वही यहाँ पर कहता है कि जब क्राइसिस जब था उस टाइम पे चाइना ने काफ़ी हेल्प करी इनकी। तो बहुत सारे अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने इसको माना इस बात को। अभी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज पर्सपेक्टिव ऑफ यूएस। देखो इसके भी कई कारण हैं। जब चाइना को लगता है ऐसा, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है पूरा कि हम यूएस को काउंटर करने में सक्षम हैं, तो धीरे धीरे अपने क्लेम्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। आप जानते हो जैसे कि साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, ताइवान वगैरह है, अदर फैक्टर्स भी हैं, जिससे कि यूएस एंड चाइना में क्या होता है, एक दरार कह लो, एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखिए डी लिंकिंग लिखा गया है। तो धीरे धीरे कंसेप्ट आता है कि यूएस एंड चाइना की जो इकोनॉमीज हैं उसको डी लिंक करने की ज़रूरत है। कौन देता है ये, तो यूएस के जो हेड रहते हैं वो कहते हैं। बट धीरे धीरे ऐसा एहसास होता है कि हम डी लिंक करना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तब नया कंसेप्ट क्या आता है, डी रिस्किंग। इसका मतलब समझते हैं हम। डी लिंकिंग की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ है कंप्लीट सेपरेशन। एकदम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपसे मतलब नहीं रखेंगे। डी रिस्किंग का मतलब होता है कि क्रिटिकल सेक्टर्स को माइंड में रखते हुए अपने डिपेंडेंस को कम करना। ठीक है, यहाँ देखिए एक बुक का नाम दिया गया है, इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। किसने लिखा है, एस जयशंकर ने, पूछ सकता है। यहाँ देखो अब हम बात करते हैं कि ठीक है प्रेजेंटली क्या है, यूएस इज ट्राइंग टू डी रिस्क इट इकोनॉमी फ्रॉम चाइना। तो इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंडियाज पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। हम जानते हैं व्हाट इज मल्टी अलाइनमेंट। तो बिना किसी पे एक कंट्री पे निर्भर हुए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ऑप्शन रहे कि अपने इंटरेस्ट के आधार पर हम डिफरेंट कंट्री से अलाइन कर सकते हैं। तो इंडियाज पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट आर रिक्वायर्ड टू एंगेज अमेरिका, पहला है, दूसरा मैनेज चाइना, तीसरा है कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया, ब्रिंग जापान इनटू प्ले, ड्रॉ नेबर्स, नेबरहुड एंड एक्सपेंड ट्रेडिशनल टाइप्स। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, आप इसको नोट कर सकते हो एज इट इज मेंस में। इंडिया को भी करना क्या चाहिए, क्योंकि उसकी पॉलिसी कैसी है, मल्टी लाइन करने की। तो अमेरिका को एंगेज करके रखे, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया एंड ब्रिंग जापान इनटू बे, प्लस जो उसके पड़ोसी मित्र हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ क्या करें, ट्रेडिशनल टाइप्स को इंक्रीज करें। एक देखो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर कि एक क्वार्टर सेंचुरी एगो, 25 साल पहले की बात करते हैं, तो इंगेजिंग अमेरिका वाज व्यूड एज मीन्स टू मैनेज चाइना। बहुत ही बड़ी बात है ये, इसको समझते हैं हम। टुडे क्या कहता है, इंगेजिंग चाइना सीम्स टू हैव बिकम अ मीन्स टू मैनेज अमेरिका, न्यू थिंकिंग। देखिए ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं, आप जानते हो इंडिया को पहले क्या लगता था कि अगर चाइना के इंक्रीजिंग जो उसका प्रभाव है उसको कम करना है तो यूएस को सपोर्ट चाहिए मेरे को इंडो पैसिफिक में। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर यूएस का सपोर्ट हम लेते हैं तो हमें राइज करने का मौका मिलेगा इंडो पैसिफिक में। बट अभी देखने को क्या मिलता है कि यूएस चाहता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को हम कम करें, बट वो ये भी नहीं चाहता है कि कोई अदर कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पर राइज कर जाए। पहले क्या था कि चाइना को मैनेज करने के लिए हमें यूएस से इंगेज करना आवश्यक था हमारे लिए। अब कहता है कि अब चीज़ें देखो बदल गई हैं। अब जानते हो रिसेंटली अभी जो एससीओ मीटिंग हुई थी वहाँ पर आपने देखा होगा कि चाइना, इंडिया, रशिया वगैरह जो है कितने फ्रेंडली मतलब दिख रहे हैं। उन्होंने कोशिश करी है अपने एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इंगेज कर रहे हैं आपस में अपने नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना से। क्यों? अमेरिका के जो पॉलिसीज है उसको मैनेज करने के लिए, उसके रिपरकशंस को कम करने के लिए। पूरे आर्टिकल को कंक्लूड कैसे करता है, देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड विल डिपेंड वाइटली ऑन स्टैंडिंग विद इन एशिया। मतलब क्या है, अभी की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो ग्लोबल बर्डन कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, एक शिफ्ट कह लो, किधर आ गया है, ईस्ट की तरफ। तो पहले कहा जाता था कि यूएस की बात करो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, इन ब्लॉक्स इन कंट्रीज से आपको इंगेजमेंट करनी पड़ेगी टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल एरिया। बट अभी प्रेजेंटली कहता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं, इसलिए हमें फोकस करना है इंगेजमेंट विद इन द एशियन कंट्रीज एंड टू मैनेज द वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए इसमें चर्चा करी गई हाई सीज ट्रीटी की। इसको ज़्यादा डीप में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बेसिक्स जानेंगे हम, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट क्या है इसका, क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो हाई सीज ट्रीटी जो है रेटिफाइड बाय ओवर 60 कंट्रीज इन सितंबर, इसको फोर्स में लाया जाएगा जनवरी 2026 से। ये बेसिकली है क्या, सेट ऑफ रूल्स है टू प्रिजर्व, यूज, सस्टेनेबिलिटी एंड एड्रेस थ्रेट ऑफ पोल्यूशन, ओवरफिशिंग। किसकी बात हो रही है, मरीन बायोडाइवर्सिटी की। ये ट्रीटी किस चीज़ का पार्ट है, यूएन क्लॉज का। व्हाट इज यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये डील करता है एवरी टाइप ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटी इन द सी। बट यहाँ पर एक लैकिंग थी, एक इसका लूप होल था कि ये हाई सीज को इसके रिगार्डिंग रूल्स नहीं थे यहाँ पर। तो व्हाट आर हाई सीज, होते क्या है ये, तो ऐसे पार्ट ऑफ सी जो किसी भी कंट्री की जिम्मेदारी में नहीं आते हैं। वो ना तो पार्ट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स है, ना इंटरनल वाटर्स के पार्ट है, ना ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के पार्ट होते हैं। तो नो कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। तो इसमें एक दिक्कत थी, इसलिए इस ट्रीटी को लाया गया। क्या नाम है इसका, हाई सीज ट्रीटी। अब यहाँ देखिए कहता है व्हाट इज दिस ट्रीटी अबाउट, किस चीज़ के बारे में है, तो एक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इसको हम BBNJ भी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट एज द हाई सीज ट्रीटी। ठीक है क्या इसमें, तो ऑल इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है। मतलब उस एरिया की बात करें, हाई सीज की बात करें तो इसमें सब कुछ आता है, मैनेज करना, उनको कंट्रोल में रखना, एंड सबसे बड़ी चीज़ है जो रिसोर्सेज वहाँ पाए जाते हैं उनके इक्विटेबल शेयर को इंश्योर करना। शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं कि यूएई ने कहा है टू हैव इंडिया हाउस, वहाँ पर इंडिया हाउस ओपन करने वाला है, एंड टू डिक्लेयर योगा एज कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। एक स्टेटमेंट देखो कहता है यूएई वुड बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ग्रांट योगा फुल स्पोर्ट रिकॉग्निशन। ये पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सी कंट्री ने ऐसा कहा है। दूसरा क्या था, इंडिया हाउस की स्थापना होगी, वो सर्व करेगा एज द सेंटर ऑफ स्ट्रेंथेनिंग टाइज इन आर्ट, कल्चर, एक्सचेंजेस, शेयर्ड हिस्ट्री। देखिए न्यूज़ में आया था कि अर्थक्वेक के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं। पहला है मज़ार शरीफ, ब्लू मॉस्क, समनगन, बल्ख। अगर ये पूछता है कि एरियाज कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से। इसी के रिगार्डिंग देखो डिस्कशन किया गया कि व्हाट मेक्स अफगानिस्तान सो प्रोन टू अर्थक्वेक्स, वहाँ पर इतने भूकंप क्यों आते हैं। देखिए तो बेसिक बात इतनी सी है, पूछ सकता है एग्जाम में। अफगानिस्तान जो है लाइज एट द जंक्शन ऑफ यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, देखो बेसिकली देखा जाए तो लिथोस्फेयर जो है अर्थ का, उसके पीसेस मान लो, उसको आप फ्लोट करते रहते हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतनी सी बात है कि चूंकि अफगानिस्तान यूरेशियन, इंडियन, अरेबियन इन तीनों प्लेट्स के जंक्शन पर लाई करता है, इसीलिए यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। और देखो एक और फैक्ट दिया गया है, इसी सेम कारण से एरियाज लाइक उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान ये भी कुछ हद तक प्रोन है अर्थक्वेक के। स्मॉल फैक्ट देखते हैं, देखो एक लाइन दी गई है कि इन द वेक ऑफ हेवी रेन ब्रॉट बाय साइक्लोन मोन्था अ फार्मर स्प्रेज लाइम टू प्रिवेंट वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द श्रिम्प। तो एग्जाम में पूछ सकता है इस चीज़ को कि क्या लाइम के स्प्रे करने से हमें श्रिम्प में इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, तो यस रोक सकते हैं। एक नाम दिया गया है टोरे डी कॉन्टी नियर कोलोजियम इन रोम। ये बेसिकली 13th सेंचुरी का एक टावर है जो कोलैप्स किया था। पूछ सकता है एग्जाम में कहाँ पे लाई करता है ये।
देखिए अब नाम आता है दाफूर के अल फशेर क्षेत्र का। ये लगातार पेपर में आ रहा है डिफरेंट कारणों से, सिविल वॉर के कारण, फैमिन के कारण। तो देखो इसमें कहता क्या है कि सूडान के अल फशेर एंड काडुगली दो रीजन्स है जहां पर यूएन ने कंफर्म किया है कि फैमिन वहां पर आ चुका है। तो दो नाम ध्यान रखना है, अल फशेर एंड काडुगली। आप जानते हो ये प्लेसेस इन न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। लिस्ट दे देता है कि कौन सा जगह किसके लिए न्यूज़ में है, कहाँ पर लाई करता है, इसको मैच करने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, एक और नाम है डोएर एन एटा अल शाब। डोएर एन एटा अल शाब किसकी बात हो रही है? लेबनान की। पूछ सकता है क्षेत्र कहाँ पर है। आज के सेशन में इतना ही था। आपको लगता है कुछ सीखने को मिला है अगर, तो प्लीज़ सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू।